नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्राक्ष श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल आज के दिन क्यूरोसिटी पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज नंबर 13.2 को हल करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लंबवृत्तीय बेलन के सूत्रों को देखेंगे। इन सूत्रों के अंतर्गत हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को जानेंगे। इसके पश्चात हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आप किसी प्रश्न विशेष को देखने के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो आप टाइम स्टैम्प का प्रयोग करके उस प्रश्न को डायरेक्टली वहां तक पहुंचकर उसको समझ सकते हैं और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लंबवृत्तीय बेलन के सूत्र को। तो लंबवृत्तीय बेलन सबसे पहले बनता कैसे है, यह आप मेरे सामने एक कागज देख सकते हैं। ये कागज में एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो ये कागज एक लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है और एक आयताकार कागज है। तो इस कागज को यदि हम लंबाई की परिता मतलब लंबाई के अनुसार इस तरह से मोड़ दें तो हम पाएंगे कि एक नई प्रकार की आकृति बन जाती है। यदि हम इसको इस तरह से मोड़ देते हैं तो हमारी एक नई प्रकार की आकृति बन जाती है। अब मैं इसको थोड़ा सा उल्टा मोड़ूंगा। उल्टा मैं इसलिए मोड़ूंगा ताकि आपको बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो मैं आगे बताना जा रहा हूं। जैसे ये लंबाई थी, हमने इस तरह से मोड़ा था, हम चाहें इसको उल्टी तरीके से मोड़ सकते हैं, कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं इसको लंबाई के परिता इस तरह से मोड़ देता हूं तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे कि ये जो लंबाई थी हमारी, जब हमने उस कागज को लंबाई के परिता मोड़ा तो ये लंबाई हमारी ऊपर वाले जो वृत्ताकार पार्ट बना है उसकी परिधि बन गई है। तो ये जो लंबाई के परिता हमने इस कागज को मोड़ा तो हमने पाया ये जो लंबाई थी ये ऊपर वाले वृत्ताकार पार्ट की परिधि बन गई है। और जो हमारी चौड़ाई थी, जब हमने उसको मोड़ा तो हमने ये पाया कि चौड़ाई हमारी ऊंचाई बन गई है। ये हमारा बेलन है और इस बेलन की जो चौड़ाई है, जिस कागज से बना है उसकी चौड़ाई इस बेलन की ऊंचाई बन गई है और इसका जो परिधि है वो उस आयत की लंबाई के बराबर है। तो अब हम जानते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ होता है, वक्र मतलब कर्व्ड और पृष्ठ मतलब होता है सतह। जो कर्व्ड सतह जो है वो वक्र पृष्ठ कहलाती है। तो कर्व्ड सतह इसमें है कौन सी? जब ये बेलन है हमारा तो इसमें यही जो पार्ट है ये कर्व्ड है। ये जो पार्ट है हमारा कर्व्ड है। अब इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अगर हम इस बेलन को पुनः खोल दें तो हम ये पाएंगे कि ये कर्व्ड जो क्षेत्रफल है वो हमारे आयत के संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि इसी को मोड़ने पर ही हमारा बेलन बना था। जब हमने इसको मोड़ा और नया बेलन बना तो उसका वक्र पृष्ठ जो है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए इसको लिखते हैं और फिर इसको ठीक तरह से समझते हैं। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम देखते हैं। तो हमने ये जाना कि ये बराबर है जिस आयत से वो बना हुआ है उस आयत के क्षेत्रफल के। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमने ये बात देखी, जब हम इसको इस तरह से घुमाते हैं, इस तरह से घुमा के वो बनाते हैं, तो अभी भी हमने आपको बताया कि ये जो लंबाई है वो इसकी परिधि बन जाती है जो ऊपर की है, और ये जो चौड़ाई है ये इसकी ऊंचाई बन जाती है। ये चौड़ाई इसकी ऊंचाई बन जाती है। तो लिख लेते हैं, लंबाई तो बन गई हमारी परिधि और चौड़ाई बन गई हमारी ऊंचाई।
तो जो परिधि है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहां पे r त्रिज्या है और ऊंचाई को हम मान लेते हैं h है वो। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, 2πr h। तो यानी कि अगर हमें इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि ये हमारा बेलन बना हुआ है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो इसके लिए हमें ये जो ऊपर वाला परिधि है इसका त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई मिडिल पॉइंट मान लेते हैं तो इस मिडिल पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगी आदि वो कहलाएगी त्रिज्या, ये आप पहले से ही जानते होंगे। तो इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। दूसरा, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए। अगर इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात है और इसकी त्रिज्या ज्ञात है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें समझना पड़ेगा इसमें संपूर्ण है आखिर कितने पृष्ठ। जब हम इसको मोड़ के एक बेलन बना लिया, ठीक बात है, बेलन हमारा बन चुका है, लेकिन बेलन अभी खुला हुआ है, उसमें इस जगह से, ऊपर से और एक नीचे से दो अगर हम गोल ढक्कन लगा दें तो हमारा बेलन बंद हो जाएगा और वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। एक दूसरे बेलन को दिखाते हुए मैं आपको समझाता हूं। तो ये एक प्रकार के बेलनाकार डिब्बा हमने ले लिया है। ये बेलनाकार डिब्बा इसी बेलन को दर्शाता है, जैसा पिछली बेलन को हमने आपको दिखाया था, कागज से बना के उसी को दर्शाता है। जैसे कि उसमें खुला था वैसे ही इसमें भी खुला है। अगर इसको एक गोल ढक्कन से ढक दिया जाए तो ये हमारा बेलन बंद हो जाएगा। यही काम अगर नीचे भी खुला हो तो उसी गोल ढक्कन से ढक करके हम नीचे भी इसको बंद कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये बेलन हमारा बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं आखिर टोटल इसमें पृष्ठ कितने हैं। तो अगर पृष्ठों की बात करी जाए तो एक तो वो वक्र पृष्ठ है जो कि ये है, दूसरा एक ये ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ है, तीसरा एक नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ है। तो एक बात हमने ये भी देखी कि जो ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ है सेम वैसा ही नीचे भी वृत्ताकार पृष्ठ है। और ये वक्र पृष्ठ जिसका फॉर्मूला अभी हम निकाल चुके हैं, ये 3 हो गए। तो 3 प्रकार के पृष्ठ इसमें पाए जाते हैं। पहला वक्र पृष्ठ और प्लस 2 वृत्ताकार पृष्ठ, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 वृत्ताकार पृष्ठ इसमें पाए जाते हैं। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसको वैसे का वैसा ही यहाँ पे लिख देते हैं। प्लस 2 वृत्ताकार पृष्ठ, तो 2 के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, एक का यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लिया जाएगा और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का ही क्षेत्रफल निकल आएगा। तो जो वृत्ताकार पृष्ठ है हमारे, ये वृत्ताकार पृष्ठ, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। मान लेते हैं इसका ये केंद्र है और इस केंद्र से यहां तक की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हमारी r है। तो इस r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो पाई r स्क्वायर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमारा सूत्र क्या बन गया, 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं कि 2π और r, एक r कॉमन है, तो 2π और r कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बच जाएगा h प्लस r। यही हमारे संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। यानी कि हमने देखा संपूर्ण पृष्ठ में 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक तो ये वक्र पृष्ठ होता है और दूसरा 2 जो उसको बंद करने के लिए उसको बंद करते हैं वो वाले 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। तो उन 2 वृत्ताकार पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr स्क्वायर, क्योंकि एक का πr स्क्वायर होगा, 2 से गुणा करने के बाद में 2πr स्क्वायर आ जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2πrh, उसे हम वैसे का वैसा ही रख देंगे और इस तरह से हल करने के बाद में ये हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में हम इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक तो वक्र पृष्ठ के सूत्र का जो कि 2πrh है और दूसरे 2πrh प्लस r जो कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो पहला प्रश्न है,
ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन दिया गया है जिसकी ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की ऊंचाई क्या है, वो है 14 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो गई 14 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखे हैं कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमने आपको बता ही चुके हैं। ये जो वक्र पृष्ठ बना हुआ है इसका क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ये बेलन का आधार हो गया, इसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यानी कि हम वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले का उपयोग करते हुए उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, और जब हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो उस ये जो त्रिज्या प्राप्त हुई है इसी का दोगुना कर दिया जाएगा, तो ये पूरा व्यास प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। तो h यानी कि हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और ये हो गया 88। इसको हम हल करते हुए 2 गुणे 22/7 गुणे r गुणे h का मान रख देंगे 14 बराबर 88। जब हम इसको यहां से काटेंगे और इधर वाले चीज को उधर ले जाके पूरी तरह से हल करेंगे तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा r का मान 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और d यानी कि व्यास निकालने के लिए हम 2r कर देंगे, उसका दुगना, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर हमारा d आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये सवाल लग गया। बेहद आसान सवाल था। आपको कॉन्सेप्ट समझ जाने के लिए मैंने इस सवाल को सबसे पहले रखा। तो दूसरी तरफ सवाल, दूसरे क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। धातु की एक चादर है, उससे 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर के व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी है बनाई जाती है। जैसे धातु की चादर हो गई, जैसे हमने आपको मोड़ के बताया था, उसी तरह से एक बेलनाकार टंकी इस तरह से बना ली गई है, और उससे उसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, और उसका व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है पूरा 140 सेंटीमीटर, इसको आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। तो इस तरह से इसको निकालने के बाद में हाँ ये पूछा गया है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। अच्छा, इस कागज से मान लेते हैं, कागज नहीं, ये वही है, धातु की एक चादर है, और उससे यहाँ पे बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है। तो उस बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए कितनी चादर लगेगी, तो इस बात को हम देखेंगे कि जहां बेलनाकार टंकी बनाएंगे तो टंकी इस तरह से खुली तो होगी नहीं, टंकी तो बंद ही होगी, नीचे से भी बंद होगी और ऊपर से भी बंद होगी। तो यानी कि ना केवल हमें टंकी का ये वृत्ताकार पृष्ठ बनाना पड़ेगा, टंकी का आधार भी बनाना पड़ेगा, और टंकी का जो ऊपर बंद होने वाला ढक्कन होगा वो भी हमको बनाना पड़ेगा। इस तरह से टंकी बनेगी। यानी कि टंकी के लिए हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उपयोग करना होगा। तो करते हैं टंकी के संपूर्ण पृष्ठ की गणना, और वही बराबर हो जाएगा टंकी में लगी चादर के बराबर। तो सबसे पहले टंकी के बारे में दिया गया है, क्या दिया गया है, टंकी के बारे में दिया गया है कि वो 1 मीटर ऊंची है, यानी कि h का मान 1 मीटर आ जाएगा। दूसरा ये दिया गया है कि उसका व्यास यानी कि d बराबर 140 सेंटीमीटर है। अब व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो r हो जाएगी 140 बटा 2, तो ये हो जाएगी, r का मान आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें वर्ग मीटर में आंसर लाना है तो इस सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से यहाँ पे भाग कर दिया जाएगा। तो जैसे ही हम 100 से भाग करेंगे तो ये सेंटीमीटर नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये मीटर में बदल गया। अब ज्ञात करते हैं बेलनाकार टंकी को बनाने
में लगी चादर धातु की चादर बराबर टंकी का संपूर्ण पृष्ठ। और इसका सूत्र हमको पता है 2πr h प्लस आर। 2 गुणे 22/7, r का मान हो जाएगा 70/100 और h प्लस आर यानी कि 1 प्लस 70/100। अब यहां से जब इसको हम हल करेंगे, जीरो काट लेंगे, यहाँ पे जीरो कट जाएगा, फिर इनको जोड़ा जाएगा, बाद में गुणा भाग करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो वो हमारा आंसर होगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सवाल भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा और इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले बात पे आते समझ लेते हैं कि पाइप क्या होता है और कैसे वो बनता है। ये हमारे सामने एक पाइप है। अब इस पाइप को समझते हैं किस तरह से बना है। अब आप इस पाइप को यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये पाइप क्या है, इसमें दो तरह की त्रिज्याएं हैं। एक तो मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है कहीं पे, और उस केंद्र से लेके अंदर वाले पृष्ठ तक की दूरी, ये हो गई आंतरिक त्रिज्या। और दूसरा उसी केंद्र से बाहर वाले पृष्ठ तक की दूरी, इस यहां तक की दूरी, ये हो गई बाह्य त्रिज्या। तो यही आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका आंतरिक और बाह्य व्यास दिए गए हैं। आंतरिक और बाह्य व्यास दिए गए हैं, त्रिज्या हम इनको आधा करके निकाल लेंगे। व्यास मतलब वो पूरी दूरी और त्रिज्या मतलब आधी दूरी। तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी दी गई है और वहां से यहां तक की पूरी दूरी दी गई है। तो इन पूरी दूरियों का आधा करके हम आंतरिक व्यास और आंतरिक त्रिज्याएं निकाल लेंगे और बाहरी त्रिज्या भी निकाल लेंगे। इस तरह से हम आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं निकाल लेंगे। तो अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि एक पाइप जो होता है वो दो प्रकार के पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के पृष्ठों से क्या मिलकर बना होता है, उसमें इस तरह से बीच से खोखला और ये मोटा होने के कारण उसमें दो प्रकार के पृष्ठ बन जाते हैं। पहला होता है एक आंतरिक वक्र पृष्ठ, ये वाला, और दूसरा होता है ये बाह्य वक्र पृष्ठ, ये वाला, ये जो बाह्य वक्र पृष्ठ है। तो दो प्रकार के वक्र पृष्ठ इसमें बन जाते हैं। तो जब हम आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हम आंतरिक त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, और जब हम बाह्य वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हम बाह्य त्रिज्या का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। फिर एक तीसरा सवाल पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इसके बाद समझते हैं उसको कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और फिर निकालते हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। प्रश्न संख्या 3 में पहला सवाल है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहां पे मैं आंतरिक त्रिज्या का प्रयोग करूंगा और मान लेता हूं कि आंतरिक त्रिज्या छोटा r है। तो इस छोटे r हो गई आंतरिक त्रिज्या और h हो गई हमारी ऊंचाई। तो ऊंचाई या लंबाई बात एक ही होती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ऊंचाई और लंबाई और गहराई एक ही बात होती है जब हम किसी बेलन के संदर्भ में बात करते हैं। तो h हमारी लंबाई हो गई। तो इसको साइड में लिख लेता हूं। आंतरिक व्यास दिया गया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो d मान लेता हूं आंतरिक व्यास है और इसका मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या का मान हो जाएगा 4 का आधा यानी कि 2 सेंटीमीटर और h का मान हो जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर।
अच्छा, चाहे आंतरिक व्यास की बात करी जाए चाहे बाहरी व्यास की बात करी जाए, मतलब चाहे आंतरिक वक्र पृष्ठ की बात की जाए चाहे बाहरी वक्र पृष्ठ की बात की जाए, जो पाइप की लंबाई है वो दोनों में समान ही रहेगी, उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए एच जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के वक्र पृष्ठों के लिए समान ही रहेगा। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान हो गया 2 और एच का मान हो गया 77। इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 968 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही सब कुछ दे रखा था। अब इसी प्रकार से हम हल करते हुए बाहरी वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई कैपिटल आर एच, जहां पे कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या है। मान लेते हैं कि बाहरी व्यास डी है और इसका मान दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल से दिखाएंगे। कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 4.4 का आधा यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। एच यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, एच यहाँ पर भी 77 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इसको निकाल लेते हैं। 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान हो गया 2.1 और एच का मान हो गया 77। तो इसको हल करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बाहरी वक्र पृष्ठ भी निकल आया। तो अब आते हैं तीसरे सवाल के, जो तीसरा खंड है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, इस पे आते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है, इसको समझना थोड़ा सा हमें पड़ेगा। यहाँ पे किस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे कि बेलन के संदर्भ में अभी मैंने आपको बताया था कि एक बेलन में 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक होता है ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ, दूसरा होता है नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ, तीसरा होता है बीच का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जब हम पाइप के संदर्भ में आते हैं तो पाइप के संदर्भ में इस मोटाई के कारण चीजें कुछ कुछ बदल जाती हैं। उसमें भी वक्र पृष्ठ होता है, लेकिन वक्र पृष्ठ 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक बाह्य वक्र पृष्ठ हो जाता है और दूसरा एक आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उसमें क्या होता था, सीधे सीधे हमें ऊपर एक वृत्ताकार क्षेत्रफल मिल जाता था और इसी प्रकार से नीचे भी एक वृत्ताकार क्षेत्रफल मिल जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई वृत्ताकार क्षेत्रफल हमको नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ पे एक प्रकार की रिंग मिल रही है, इस रिंग का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसके बाह्य वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक रिंग ये और एक रिंग ये नीचे वाली, दोनों रिंग का क्षेत्रफल। तो यानी कि 4 प्रकार के क्षेत्रफलों को हमें जोड़ना पड़ेगा। पहला बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा अंदर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा एक ये वाली रिंग का क्षेत्रफल और सेम ये चौथा ही दूसरी वाली रिंग का क्षेत्रफल। तो इन चारों को जैसे ही हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस बात को तो हम समझ गए हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत यह आ रही है कि रिंग के क्षेत्रफल के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो रिंग के क्षेत्रफल को हम समझते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। रिंग क्या है, रिंग असल में एक वृत्त है, उसमें से कोई एक वृत्त काट के अलग कर दिया गया तो बीच का जो चौड़ाई बच गई वही रिंग है। तो इस बात को हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है और इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो अगर हम इस अंदर वाले क्षेत्रफल को हम काट के अलग फेंक दें, इस अंदर वाले ये वृत्त के क्षेत्रफल को हम काट के अलग फेंक दें तो केवल ये चौड़ाई बच जाएगी। इस चौड़ाई को ही हम रिंग कहते हैं। तो इस चौड़ाई को हमने प्राप्त कैसे किया, हमने इस संपूर्ण वृत्त में से इस अंदर वाले वृत्त को काट के अलग फेंक दिया। यानी कि अगर हम गणित की भाषा में कहें तो इस संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दिया। घटा मतलब हटा दिया। तो घटाने के बाद में इस रिंग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। इसी तरह से रिंग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अंदर वाले की स्मॉल आर, जो पूरा है बाहर तक उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया वो हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर।
अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटा आर है तो उसकी क्षेत्रफल हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और जब बड़े क्षेत्रफल में से हमने अंदर वाले क्षेत्रफल को हटा दिया तो वो हो गया हमारा रिंग का क्षेत्रफल। ये हटा दिया मतलब घटा दिया। तो यही हमारा जो रिंग बनी हुई है उस रिंग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जरा पाई को कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, यही हमारा रिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, नंबर 1 पे आएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों रिंग का क्षेत्रफल। इस तरह से हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आंतरिक वक्र और बाह्य वक्र पृष्ठ दोनों के क्षेत्रफल को हम निकाल चुके हैं तो उन्हें डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। 968 प्लस 1064.8 और दोनों जो रिंग का क्षेत्रफल है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिंग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दूसरे बाकी को जो है हम 2 से गुणा करके दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। तो उस रिंग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए इसी सूत्र में मान रख देते हैं। तो जब इस सूत्र में मान रखेंगे तो आ जाएगा पहले तो 22/7 और आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आर का मान हमने निकाला था, बाह्य वाले में से हमें अंदर वाले को घटाना है तो बाह्य वाले के लिए आर का मान था 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.28 मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर नीचे दोनों होगा तो इसके लिए इसके दो रिंग के निकालने के लिए 2 से यहाँ पे गुणा कर दी जाएगी 5.28। अब हम इसकी गुणा करने के बाद में इसको जोड़ लेंगे और हल करेंगे। तो हल करने के बाद में जो आखिरी आंसर हमारा आएगा वो होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा अंतिम आंसर आ जाएगा और यही हमारे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आप समझ चुके होंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हम बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों रिंग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, एक ये रिंग और दूसरी ये रिंग, दोनों रिंग का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे और उसका हल करके आंसर निकाल लेंगे। रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो एक रोलर दिया गया है, आपने देखा होगा रोलर वाली जो ट्रैक्टर टाइप की जो मशीनें होती हैं उसमें एक आगे रोलर लगा होता है, पीछे मशीन होती है। तो रोलर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कि जब वो रोलर 500 चक्कर लगा लेता है तो वो पूरे खेल के मैदान के क्षेत्रफल को कवर कर लेता है। तो यानी कि 500 चक्कर में वो पूरे क्षेत्रफल को समतल कर देता है, यानी कि कवर कर लेता है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है हमको 120 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे लंबाई और जो व्यास दे रखा है उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो चौथा सवाल है हमारा, व्यास यानी कि डी दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लेंगे 84/100 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर, ये हो गया मीटर। फिर हमारी लंबाई आ जाएगी, इस लंबाई को हम मान लेते हैं h, तो लंबाई हो गई 120 सेंटीमीटर यानी कि 120/100 मीटर, तो ये हो गया। अब इसके पश्चात हम यहाँ पे समझते हैं रोलर दिखता कैसा है। रोलर कुछ
इस तरह से वो दिखता है। और जब ये रोलर गोल गोल घूमता है तो वो किसी भी मैदान को समतल या समतल करने या पाटने का काम करता है। अब रोलर किस तरह से दिखाई दे रहा होगा, रोलर कुछ इस तरह से वो होगा। अब रोलर जब उस पे घूमेगा, यहाँ पे जब वो इस तरह से घूमेगा, चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये है, एक लाइन हमने रोलर पे यहाँ पे खींच दी। अब ये रोलर जो है एक चक्कर लगाना शुरू करता है। सिर्फ एक चक्कर की अभी बात करेंगे, बाकी तो उससे गुणा करके निकल ही आएगा। तो यहाँ पे पहले एक चक्कर की बात करते हैं। एक चक्कर में जब वो घूमना शुरू करता है तो उसने इस तरह से चक्कर लगाना शुरू किया, घूमा घूमा और घूमते घूमते वापस अपना उसी जगह पे आ गया। तो इस तरह से इसने एक चक्कर लगा लिया। तो एक चक्कर में उसने इस कुछ क्षेत्रफल को पाट दिया है, क्षेत्रफल को कवर कर लिया है। जब वो इस तरह से लगा होता है और पूरा धीरे धीरे चक्कर लगाता है तो उसका ये जो वक्र पृष्ठ है ये इस क्षेत्रफल के संपर्क में आता है। और जब एक चक्कर वो लगा लेता है तो वो अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल को पाट देता है, यानी कि कवर कर लेता है। आपको अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। तो जब ये यहां से कवर करना शुरू किया और कवर करते 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 इस तरह से आया, तो देखिए उसने इतना ही क्षेत्रफल तय किया। देखिए एक चक्कर में इतना तय किया और ये देखिए इसके पूरे क्षेत्रफल को कवर भी कर लेगा। यहाँ पे इसको पूरी तरह से ढक भी लिया। तो अब तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जब वो एक चक्कर लगाता है तो जमीन पे जितना क्षेत्रफल वो कवर करता है वो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो यानी कि एक चक्कर में वो अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर दूरी यहाँ क्षेत्रफल यहाँ पे तय कर लेगा। तो 500 चक्कर जब वो लगाएगा तो जो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का निकला हुआ है उसे 500 से गुणा कर देंगे तो वो पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे ये 84/100, यहाँ पे डी का मान निकला हुआ है। आर का मान निकालने के लिए 2 से यहाँ पे भाग कर लेंगे तो 84 का आधा हो जाएगा 42 दूना 84 यानी कि 42। तो 42/100 सेंटीमीटर, 100 मीटर। तो इस तरह से आर का मान निकल आया। वक्र पृष्ठ का सूत्र मैं आपको ज्ञात ही होगा, अभी मैंने बताया है 2πRh और 2 × 22/7। आर का मान हो जाएगा 42/100 और एच का मान हो जाएगा 120/100। तो इस तरह से जब आप इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.168 3.168 मीटर स्क्वायर। तो एक बार चक्कर लगाने में वो वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल तय करता है, यानी कि 3.168 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तय करता है। तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ अर्थात 3.168। इसी तरह से 500 में एक में इतना तय करता है और कहते हैं कि 500 में पूरा मैदान कर लेता है। तो यानी कि जब हम 500 से इसकी गुणा करेंगे तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकल आता है। तो इस तरह से 500 से इसकी गुणा कर देते हैं तो 500 में वो तय करेगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो 1584 मीटर स्क्वायर वो 500 चक्रों में तय कर लेगा। चूंकि 500 चक्रों में पूरा मैदान तय करता है, यानी कि वही इसका हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल। तो यही हमारा आंसर हो गया, मैदान का क्षेत्रफल निकल आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर है और 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ का पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया गया है, एक बेलनाकार स्तंभ है उसका व्यास दिया गया है। तो मान लेते हैं एक बेलनाकार स्तंभ इस प्रकार से है और इसका
व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दी गई है 3.5 मीटर। वो 50 सेंटीमीटर है और ये 3.5 मीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ पे पेंट कराना है। वक्र पृष्ठ मतलब इसी पे पेंट कराना है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा देते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h। अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 22/7 गुणे 50/2। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए कि ये 50/2 तो सेंटीमीटर में आएगा और उस सेंटीमीटर को बदलना होगा हमें मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे हमें 100 से भी भाग कर देना होगा और इसकी फिर गुणा करेंगे h से, यानी कि 3.5 से। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। तो इससे हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो जब 5.5 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया और इस पे दर क्या दी गई है? 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने के लिए रुपए कितने लगते हैं? 12.50 रुपए। तो इसी तरह से 5.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने के लिए खर्चा कितना आएगा? 12.50 गुणे 5.5 और इसका आंसर आ जाएगा हल करने के बाद में 68.75 रुपए। यही हमारा हल हो गया। तो बहुत आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो छठा सवाल है हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर दी गई है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। छठा सवाल तो बेहद आसान है, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। इसको हम बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं अभी। और इसी का मान दिया गया है कितना? 4.4 मीटर स्क्वायर। और यदि बेलन की त्रिज्या 0.7 मीटर है, बेलन की त्रिज्या 0.7 मीटर दी गई है, यानी कि 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है 0.7 यहाँ पे दिया गया है। और एच का मान हमको निकालना है। यही हमारा प्रश्न है। h यानी कि ऊंचाई का मान हमको निकालना है। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा h का मान 1 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। बेहद आसान सवाल था। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा है कि यदि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूरी तरह से कंफ्यूज करने की आपको कोशिश की गई है। याद करिए कि आपने जब गांव में कोई कुआं देखा होगा तो कुएं में तो सिर्फ बेलन के आकार का वो कुआं होता है और कुएं के अंदर आंतरिक और बाह्य नाम की कोई चीज होती नहीं है। आंतरिक और बाह्य व्यास की बात तब आती है जब वो आकृति इस पाइप के आकार की होती है। मतलब यहाँ से ये खोखला होता है और किनारे पे मोटाई होती है, तो तब बात आती है आंतरिक और बाह्य व्यास की। लेकिन जब हम कुआं देखते हैं तो कुआं कुछ इस शेप का होता है। किस शेप का होता है? इस प्रकार के शेप का। यदि ये कुआं है तो फिर इस कुएं के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार की त्रिज्या होगी। यहां से यहां तक की जो दूरी त्रिज्या होगी वो केवल एक ही प्रकार की होगी। उसमें किसी प्रकार के आंतरिक और बाह्य की बात नहीं आती है। तो कुएं के अंदर गहराई होगी। ये गहराई है हमारे, ये कुएं की गहराई है। गहराई मतलब वही लंबाई के बराबर हो जाएगी। 10 मीटर गहरा है तो यानी कि h का मान 10 हो जाएगा।
अब व्यास 3.5 दिया गया है तो उसको आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इस तरह से आंतरिक वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही त्रिज्या होती है वो ये है और एक ही प्रकार का वक्र पृष्ठ होता है। आप कुएं की कल्पना करेंगे तो कुएं में केवल एक ही प्रकार का वक्र पृष्ठ आपको मिलेगा। तो 2πr/h का सूत्र लगा करके आंसर निकाल देते हैं। तो कुएं का आंतरिक व्यास, आंतरिक के चक्कर में आप मत पड़िए, केवल आप व्यास लिखिए। डी का मान दिया गया है 3.5 मीटर, यानी कि आर का मान हो जाएगा 3.5/2 मीटर और एच गहराई क्या दी गई है 10 मीटर। तो अब हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके इन्होंने नाम दे रखा है इसलिए हम भी यहाँ पे यही लिखेंगे, लेकिन हम और आप जानते हैं कि इसमें आंतरिक और बाह्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 2πr/h बहुत आसान सा सवाल है। इसको 22/7 गुणे आर का मान हो गया 3.5/2 और गुणे 10। अब इसको जब हम हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे पहला वाला हल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो अब इस पे प्लास्टर कराने का व्यय यानी कि ये इस पे प्लास्टर कराया जाएगा, तो इसका व्यय निकालने के लिए इसके क्षेत्रफल से जो भी दर दी गई है उसकी गुणा हम कर देते हैं, तो इस पर प्लास्टर कराने का व्यय निकल आएगा। तो दर क्या दी गई है 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मतलब 1, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए लगता है 40 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपए लगते हैं 40, तो 110 मीटर स्क्वायर के लिए रुपए लगेंगे 40 गुणा 110 यानी कि 4400 रुपए। 4400 रुपए में हमारा प्लास्टर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं आगे। अब ये वाला सवाल भी आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करेगा। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में एक 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप दिया गया है। नंबर 1 पे इन्होंने लंबाई दे रखी है, वो तो एच हो ही जाएगी। दूसरा 5 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि ये 5 सेंटीमीटर व्यास है, 5 मीटर नहीं है। तो यानी कि आपको अगर मीटर में आंसर लाना है तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में पहले चेंज करना पड़ेगा। व्यास से त्रिज्या निकालिए, 5/2 हो जाएगी और फिर उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से वहां पे भाग कर दिया जाएगा। नंबर 1 पे तो ये काम हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितने पृष्ठ होंगे। इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितने पृष्ठ हैं। इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो आकृति किस टाइप की है। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने का एक संयंत्र बनाया गया है। इसमें एक प्रकार का बेलनाकार पाइप है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी, जब किसी को संयंत्र बनाया जाता है और उसमें इस तरह से पाइप लगाया जाता है गर्म या ठंडा रखने के लिए, तो वो कुछ इस टाइप का होता है। तो ये पाइप हमारा इस टाइप से होगा, जिसमें कि ये जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा, ये इस भाग में पानी भरा होगा। समझ रहे हैं, इस भाग में पानी भरा होगा। अंदर जो भी द्रव भरा हो, हमारा कोई भी द्रव भरा हो सकता है, मुझसे मतलब नहीं है, उसी को गर्म रखने के लिए यहाँ पे चारों ओर पानी भरा होगा। ये इसी प्रकार के पाइप की तरह है। बस यहाँ पे ये है कि ये मोटाई है, प्लास्टिक से बनी हुई है, लेकिन इस प्रकार के पाइप में वो खोखली होगी। क्या होगी? खोखली होगी, और उस खोखलेपन में वहां पे पानी भरा होगा ताकि वो अंदर वाले द्रव को या जो भी चीज भरी हो उसको गर्म रख सके। तो अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी क्या होगी, कॉमन सेंस से ही पता चल जाएगी
कि उसको गर्म रखने वाला पृष्ठ होगा कौन सा। गर्म रखने वाला पृष्ठ अंदर वाला होगा कि बाहर वाला। द्रव को कौन गर्म रखेगा, द्रव को तो अंदर वाला पृष्ठ ही गर्म रखेगा। बाहर वाले पृष्ठ से कोई मतलब ही नहीं होगा। बाहर वाले पृष्ठ में जो गर्मी होगी वो तो वातावरण में जा रही होगी, उस गर्मी का ह्रास हो रहा होगा, यानी कि खत्म हो रही होगी। वो तो उसको गर्म रख ही नहीं पाएगा, गर्म तो रखेगा अंदर वाला पृष्ठ। तो यहाँ पे अंदर वाले पृष्ठ की ही हमें वक्र पृष्ठ के निकालना है, वही पृष्ठ होगा इसको गर्मी देने वाला पृष्ठ। तो इसके लिए हम अंदर वाले प्रकार के अंदर के वक्र पृष्ठ को निकालेंगे और उसका सूत्र लगा देंगे 2πRh। अब चूंकि यहाँ पे आप कहेंगे आंतरिक त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, ये तो केवल यहाँ पे केवल एक ही व्यास दिया गया है, तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने जो व्यास दिया है वो इसी का ही व्यास है, क्योंकि वो यही ही आपसे निकलवाना चाहते हैं। तो अब इसको हल कर लेते हैं इस सवाल को। 8वां सवाल है हमारा। तो 28 मीटर लंबाई है, तो h का मान हो गया 28 मीटर, और 5 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास का मान हो गया d 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पे आगे निकाल लेते हैं, r का मान हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, और इसी को जब हम 100 से भाग कर देंगे तो वो हो जाएगा 5/2 गुणे 100 मीटर। अब हम यहाँ पे गर्मी देने वाला पृष्ठ निकालेंगे। गर्मी देने वाला पृष्ठ बराबर हो जाएगा इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ के। अब इस आंतरिक वक्र पृष्ठ को हम निकाल लेते हैं अपना सूत्र लगा के। 2πRh 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान दिया गया है 5/2 गुणे 100, और गुणे h का मान हो गया 28। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो गर्मी देने वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो होगा 4.4 मीटर स्क्वायर। 4.4 मीटर स्क्वायर। तो प्रश्न आपको चाहे कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन जब तक हम आपको यहाँ बताने के लिए बैठे हुए हैं तो कोई भी प्रश्न आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है। इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट दिया गया है, एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो बेलनाकार पेट्रोल की एक टंकी है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें व्यास दिया गया है, तो 9.1 में व्यास दिया गया है d बराबर 4.2 मीटर, यानी कि r का मान हो गया 4.2/2 यानी कि 2.1 मीटर, और ऊंचाई दी गई है 4.5 मीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा, यह भी मैं आपको कई बार निकलवा चुका हूं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 22/7। इसका जो अगला सवाल है, इसी में जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत मेन है, वो सबसे अच्छा सवाल है कहें इस एक्सरसाइज का। तो 4.5। तो जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो सवाल हम देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी का जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। यानी कि पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितना इस्पात कुल लगा होगा, टोटल कितना लगा होगा कि अगर कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता हो। तो वो कुल इस्पात के बारे में आपसे पूछ रहा है, कुल इस्पात क्या होगा।
जबकि कह रहे हैं कि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो यानी कि पहली बात तो जब टंकी बनी होगी तो टंकी को आप समझ ही गए होंगे पिछले सवालों के आधार पे कि टंकी कुछ इस तरह से होगी। ये टंकी होगी जिसमें वक्र पृष्ठ होगा, उसका एक आधार होगा और प्लस टंकी का एक ढक्कन होगा। तो यानी कि संपूर्ण पृष्ठ टंकी बनेगी तो उसमें पूरे में ही 4 इस्पात लगा होगा, यानी कि तीनों पृष्ठ वहां पे होंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि लगा होगा, कुल या कहें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा, कुल इस्पात का 11/12 भाग। अब आप ये सोचेंगे 11 बटे क्यों लिख दिया? 11/12 इसलिए लिख दिया क्योंकि 1/12 नष्ट हो गया है, तो कुल इस्पात का 11/12 भाग ही प्रयोग हुआ होगा और वही बराबर होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो कुल इस्पात का 11/12 भाग, यानी कि अगर एक पूरा भाग 12 भाग है, 12 में से एक भाग, ये वाला भाग तो नष्ट हो गया, तो कितने भाग बचे? 11। तो 11/12 भाग ही प्रयोग हुआ होगा। तो कुल इस्पात का 11/12 भाग। मान लेते हैं कि कुल इस्पात लगा हुआ है x मीटर स्क्वायर, तो x मीटर स्क्वायर का 11/12 भाग। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम यहाँ पे अलग से साइड में यहाँ पे निकाल लेंगे। अलग से साइड में इसलिए निकालेंगे ताकि यहाँ पे रख के इसको हल कर सके हम। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार से मिलकर बना होता है। संपूर्ण पृष्ठ मिलकर बना होता है, एक तो हमारा वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। एक वृत्तीय आधार उसके 2 से गुणा कर दी, दोनों वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो एक वक्र तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ बनता है एक वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल से। तो वक्र पृष्ठ हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है हमारा 59.4 मीटर स्क्वायर, और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल हम अभी निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा पाई। पाई का मतलब हो गया 22/7 और गुणे आधार का त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 2.1 का स्क्वायर। और जब हम यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जोड़ने उड़ने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल यहाँ पे निकल आएगा, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया 87.12, यहाँ पे 12 होगा। तो अब इस x का मान निकालने के लिए इसको इधर भेज देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 87.12। ये 12 ऊपर उसके साथ गुणा हो जाएगा और जो 11 है हमारा वो नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो अब इसको हल करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो अब इस सवाल को आप आसानी से समझ चुके होंगे कि कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कुल इस्पात का 11/12 भाग होगा, क्योंकि 1/12 भाग तो खराब हो गया है, नष्ट हो गया है। तो 12 में से एक भाग जब हट गया तो 11 बचे, तो 11/12 भाग प्रयोग होगा। और अगर कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम यहाँ पे निकाल लें तो वो आएगा 87.12। उस 87.12 को यहाँ पे उठा के रख दिया जाएगा। कुल इस्पात को हमने मान लिया x मीटर स्क्वायर लग रहा है, तो x का 11/12 बराबर इधर हो जाएगा 87.12 और x को हल करने के बाद में आंसर आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं जैसा कि चित्र में बना हुआ है। यहाँ पे जो सवाल है उसमें चित्र में ये लैंप शेड बना हुआ है। आप इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसे सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम का आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दी गई है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता
होगी। अब चूंकि लैंप शेड है, तो लैंप शेड क्या होता है, लैंप शेड का काम होता है लैंप को ढकना। तो अगर वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से, हालांकि ये तो बंद है, ये तो डिब्बा है, लैंप शेड छोड़ना है, तो अगर ये लैंप शेड होता तो ये ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से वो खुला होता। तो लैंप शेड में केवल वक्र पृष्ठ होगा, किसी प्रकार के आधार नहीं होंगे, ना ही ये इधर का आधार होगा ना इधर वाला आधार होगा, तो केवल वक्र पृष्ठ ही होगा। तो अगर हमको लैंप शेड बनाना है तो हमें उसके वक्र पृष्ठ के बराबर कपड़ा उसमें लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक बात और भी कह रहा है कि यहाँ पे वो 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़ा जाता है दोनों तरफ, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इधर एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर इधर भी एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि उसकी लंबाई में 2.5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा और 2.5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा, यानी कि टोटल लंबाई में 2.5 इधर यानी कि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। तो यानी कि जब 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा बढ़ेगा तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहां पे एक चित्र बना लूंगा और उसके बाद में आपको इसके आगे समझाऊंगा। हालांकि यहाँ पे आधार का व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, आर का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहाँ पे दी गई है h बराबर 30 सेंटीमीटर। ये हमारा लैंप शेड है। लैंप शेड में ऊपर भी 2.5 बढ़ना है और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर बढ़ना है, और 30 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। कुल लंबाई अतिरिक्त कपड़े के साथ कुल लंबाई हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यानी कि टोटल 35 सेंटीमीटर की कुल लंबाई यहाँ पे हो जाएगी। अब इसमें हमें लगाना है कपड़ा, और कपड़े से ही बनेगा हमारा लैंप शेड। तो लैंप शेड में कपड़ा लगेगा उसके वक्र पृष्ठ के बराबर, ये मैं अभी बता चुका हूं। अब लंबाई का यूज जो हम करेंगे वो हम करेंगे, इस एच को नहीं लेंगे, इस एच को लेने की बजाय हम इस कैपिटल वाले एच को लेंगे और इससे हम निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ, वो उतना ही कपड़ा इसमें लगेगा। लैंप शेड में लगा कपड़ा बराबर किसके बराबर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ के। तो वो हो जाएगा 2 गुणे 22/60, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2πRH की जगह पे, 2 गुणे 22/60 गुणे 10 गुणे 35, और जब इसको हल करेंगे 7 बचे 35 और 5 दूनी 10, तो इस तरह से गुणा करने के बाद में आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। तो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम सवाल की ओर। तो अंतिम सवाल कह रहा है कि किसी विद्यालय के 11वां सवाल है ये, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। एक आधार वाला बेलनाकार कलमदान है। कलमदान एक ही आधार का होगा, दोनों तरफ से अगर बंद कर देंगे तो फिर कलमदान किस प्रकार करा जाएगा, उसमें कलम कैसे रखेंगे, तो एक ही आधार होगा उसमें। तो प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। तो कलमदान के बारे में क्या कहा गया है कि कलमदान की लंबाई क्या होनी चाहिए, लिख लेते हैं इसको पहले। तो कलमदान के बारे में कहा गया है कि उसकी त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और h बराबर हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। इस तरह से r और h का मान यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। इसमें 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो 35 प्रतिभागियों को गत्ता देना है, तो एक लैंप शेड में लगा हुआ गत्ता हम निकाल लेंगे और 35 प्रतिभागी ऐसा काम करेंगे, ऐसे बनाएंगे लैंप शेड।
तो इसके लिए हम 35 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना गत्ता उसमें लगेगा, उतना ही स्कूल मैनेजमेंट को खरीदना पड़ेगा। तो एक के लिए लगा हुआ गत्ता हम निकालते हैं। तो जो हमारा लैंप वो पेन दान होगा वो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा होगा। उसमें ये वक्र पृष्ठ होगा और एक आधार होगा, जैसा कि इसमें पहले बताया जा चुका है। तो उसके लिए हम सूत्र क्या प्रयोग करेंगे, हम वक्र पृष्ठ लगा देंगे 2πRH प्लस एक आधार यानी कि πr²। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो एक पेन दान बनाने में लगा गत्ता बराबर 2π, पहले मैं आपको लिख के बताता हूं, यानी कि वक्र पृष्ठ प्लस एक आधार का क्षेत्रफल यानी कि 2πRH प्लस πr²। बस इसी को हल कर लेंगे। 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 10.5 और प्लस πr² यानी कि 22/7 गुणे r का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1584/7 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में दे रखा था। मैंने जानबूझ के इसको यहाँ पे नहीं काटा है, क्योंकि ऐसा करने से आंसर में पॉइंट का जरा सा फर्क पड़ जाता। ये पूरा पूरा कटता नहीं और पॉइंट में जरा सा फर्क पड़ जाता, जिसकी वजह से जो आंसर होता वो 0.1% या पॉइंट जरा सा वो कम आता या ज्यादा आ जाता। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं काटा है। अब बढ़ते हैं इसके आगे की ओर। यहाँ पे इसमें 35 प्रतिभागी थे, तो उसके लिए एक के लिए गत्ता निकाल लिया है, तो 35 के लिए गत्ता निकालने के लिए 35 से गुणा कर देते हैं। 35 प्रतिभागियों के लिए गत्ता, तो ये हो जाएगा 35 गुणे 1584/7, 7×5 = 35 और 5 से इसकी गुणा कर देंगे। 5 × 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 × 40 2, 42 का 2 हाथ से लगा 4, 5 × 25 4 29 का 9 हाथ से लगा 2, 5 × 5 और 2 7, यानी कि 7920 मीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो विद्यालय को 7920 यानी कि 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना पड़ेगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जिनको इसकी जरूरत है उनके तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। हम आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।